जब भी कभी वॉर होता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप देखते हो कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और उसी के साथ साथ बढ़ता है क्रूड ऑयल। बट स्टॉक मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाता है और वो वहाँ से गिरने लगता है। बट उसी के साथ साथ गिरता है इंटरनेशनल ट्रैवल। अब वर्ल्ड जो है एक पीसफुल दौर से गुजर रहा है। रशिया यूक्रेन भी एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान इसराइल में भी सीज फायर है। इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर खत्म हो चुकी है और इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उससे दोनों ही कंट्री आगे बढ़ चुके हैं और उन दोनों कंट्री में ट्रैवल ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल थीम ये है कि ट्रैवल जो है वो रिवाइव कर रहा है। जो कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो इसी इंटरनेशनल टूरिज्म स्पेस में ऑपरेट करती है और गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है वीज़ा प्रोसेसिंग। ये कंपनी 20 साल से इस इंडस्ट्री में है और वर्ल्ड के टॉप 2 प्लेयर्स में आती है और इसका नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। जब भी मैं वीज़ा प्रोसेसिंग बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज़ ने अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के सारे स्टेप्स जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए हैं प्राइवेट प्लेयर्स को। उन्होंने बस कुछ प्रिलिमिनरी स्टेप्स आउटसोर्स करे हैं इन प्लेयर्स को, जिसमें आता है डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन बायोमेट्रिक्स, देन फ़ी पेमेंट। तो ये जो प्रिलिमिनरी या फर्स्ट स्टेप्स होते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के, उन्होंने बस यही आउटसोर्स किए हैं इन प्राइवेट प्लेयर्स को। बट डिसीजन मेकिंग और इंटरव्यू करवाना, यूएस में मैंडेटरी रहता है इंटरव्यू करवाना, वो सब उन्होंने अपने पास रखा है। So before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says कि I am a SEBI registered research analyst, and second one कि this particular stock is not in my personal portfolio. बीएलएस का वीज़ा एंड काउंसलर सर्विसेज का बिजनेस समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक कंट्री चुनते हो कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आप उसका कंट्री का वीज़ा का फॉर्म फिल करते हो। अब आपको यूएस जाना है तो आप DS-160 फॉर्म फिल करोगे। अगर यूरोप में कोई जाना है तो उसका ऑफिशियल वैक साइट होती है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वो वाली साइट में आप जाके फॉर्म फिल करोगे। वहाँ पे जाके अपने फ़ी पे करोगे और वहाँ से इंटरव्यू शेड्यूल करोगे अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो फिर आप फिर वहाँ पे उसके बाद आपको वैक जाना पड़ेगा, उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे और देन फिर फाइनल डिसीजन जाएगा उस एम्बेसी को, जिस कंट्री में से आप अप्लाई कर रहे हो। से आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आपको स्पेन जाना है, तो स्पेन की जो एम्बेसी होगी वो इंडिया में, वो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को देखेगी और डिसीजन लेगी कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप वही चीज़ यूएस के लिए करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो, और इंटरव्यू में फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको वो एप्लीकेशन प्रोसेस आपके फर्दर प्रोसेस करें या नहीं करें। अब वीज़ा काउंसलर सर्विसेज या वीज़ा आउटसोर्सिंग होता ये है कि हर कंट्री में स्पेन की एम्बेसी इंडिया में है, तो अगर उसे ये सारा काम खुद से करना है कि डेटा कलेक्शन करना है, देन फिर तो उसे एक टेक्नोलॉजी स्टैक बैठाना पड़ेगा, एक वैक सेंटर बैठाना पड़ेगा। वो ये सब खुद से ना करके वो एक टेंडर फ्लोट कर देती है प्राइवेट प्लेयर्स को, जो कि उनके बिहाफ पे ये सारा काम करेंगे। फर्स्ट प्रिलिमिनरी जो भी फॉर्म फिलिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारा काम वो करेंगे। तो ये काम जब वो टेंडर फ्लोट करते हैं, तो इन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करता है बीएलएस इंटरनेशनल और एक और इससे भी बड़ा प्लेयर है जो है वीएफएस ग्लोबल। ये दोनों ही प्लेयर्स इनके टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जो भी टेंडर जीतता है, फिर वो अपने फिर वैक सेंटर बिठाता है और ये टेक्नोलॉजी स्टैक को इनेबल करता है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। अब जब वो वैक सेंटर बैठाता है तो वीज़ा प्रोसेसिंग आउटसोर्स तो कर ही सकता है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करता है, अटेस्टेशन करता है, बायोमेट्रिक्स करता है, और अब ई वीज़ा की भी फैसिलिटी आ गई है तो वो भी वो उसमें इनकॉर्पोरेट करता है। बट जब वो वैक सेंटर बैठाता है, जब और लोग जब वहाँ पे आते हैं, तो वो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी बेचता है। लाइक उसमें फ़ोटोकॉपी हो गया, इंटरनेट फैसिलिटी हो गई, प्रीमियम लाउंजेस हो गए वेटिंग के लिए, उनकी फॉर्म फिलिंग में हेल्प करता है, इंश्योरेंस बताता है कि कौन सा बेटर रहेगा, एसएमएस अलर्ट देता है कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है या नहीं हुआ है या किस स्टेज पे है। तो ये सारे जो कोर सर्विसेज और वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है, यही सब वीज़ा सर्विसेज में आते हैं। और काउंसलर सर्विस में आता है, जैसे इंडिया में ही उसे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करना है, तो इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट से रखे हैं बीएलएस इंटरनेशनल को कि वो उनके बिहाफ पे ये सब पासपोर्ट रिन्यूअल की रिक्वेस्ट ले सकता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, और सिटीजनशिप अगर आपको चेंज करानी है तो उसमें भी बीएलएस इंटरनेशनल ऑपरेट करता है। बीएलएस का एक वीज़ा काउंसलर का तो बिजनेस है ही, पैरेलली उसका एक डिजिटल सर्विसेज का भी बिजनेस है।
अब आपने देखा होगा कि बैंकिंग के बहुत सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते हैं रूरल एंड रिमोट एरियाज। वही सेंटर्स जो हैं वो बीएलएस ऑपरेट करता है। वहाँ पे लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूजन में हेल्प करता है, लाइक इनरोलमेंट ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट्स बनाने में करता है, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर्स के लिए करता है। सिमिलरली उनके पास एक ई गवर्नेंस स्कीम का भी बिजनेस है जिसमें वो हेल्प करता है उन लोगों की जो कि टेक्नोलॉजी के लिए इतने एनेबल्ड नहीं है और खुद से अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, तो उनकी हेल्प करता है गवर्नमेंट सर्विसेज लेने में, लाइक आधार बनवाने में, देन पैन बनवाने में, देन आयुष्मान भारत की क्वालिटी चेक्स करने में। उसी के साथ साथ वो हेल्प करता है असिस्टेड ई सर्विसेज में भी, लाइक टिकटिंग सर्विसेज हो गया, या फिर उन्हें कुछ ई कॉमर्स से खरीदना है उसके लिए हेल्प करता है। तो डिजिटल सर्विसेज में मोटा मोटी जो B2G की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो हेल्प करता है इनके सेंटर्स उन लोगों की जो इतने टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने को है कि वीज़ा एंड काउंसलर बिजनेस से इन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है अराउंड 1600 करोड़, और डिजिटल सर्विसेज के बिजनेस से इनको रेवेन्यू आता है अराउंड 540 करोड़। तो ये एक 75% और 25% का स्प्लिट है। 75% वीज़ा काउंसलर से और 25% डिजिटल सर्विसेज से। इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है बीएलएस इंटरनेशनल को लेके, उससे समझते हैं। अगर आप रीसेंट रेवेन्यूज देखोगे बीएलएस इंटरनेशनल के, तो वो आप लास्ट 2 क्वार्टर में देखोगे तो 50%, 44% इस टाइप का ग्रोथ आ रहा है रेवेन्यूज में, जबकि आप अगर उसी को कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर्स में तो 20%, 17%। तो यहाँ से एक एक रेवेन्यू जंप मिला है बीएलएस इंटरनेशनल को। ये मिला है इसे, इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्सपेंशंस किए हैं, और सेकेंडली जो इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है कहाँ से, इन्होंने नए नए सेंटर्स ओपन करे हैं कोलंबिया में, पेरू में, गाम्बिया में, श्रीलंका में, वियतनाम में। तो ये इन्होंने जो भी ये नए वैक्स सेंटर्स लगाए हैं, एक तो उसकी वजह से, और सेकेंडली जो एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करते हैं वीज़ा बिजनेस में, लाइक आई डाटा को इन्होंने एक्वायर किया है, एंड देन सिटीजनशिप इन्वेस्ट को एक्वायर किया है। इनसे जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आती है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ तो आ ही रही है इनके इन नए नए सेंटर लगाने से। तो इन्होंने इसकी वजह से, नए सेंटर लगाने की वजह से, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्रोसेस करे हैं इस क्वार्टर में वीज़ा के, वो है 11.4 लैक्स, जो कि लास्ट ईयर इसी सेम क्वार्टर में 34% से इनका ग्रोथ मिली है। सिमिलरली आप अगर देखोगे तो इनके इबिडा मार्जिन जो है वो भी 29% से 40% तक चले गए हैं। लेकिन आप देखोगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 11% से बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि वीज़ा बिजनेस, ये वीज़ा प्रोसेसिंग जो आउटसोर्स होते हैं, जो टेंडर फ्लोट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्राइस बिडिंग होती है, और आपको ऑर्डर जीतने के लिए कॉम्पिटेटिव प्राइस देना पड़ता है। और अगर इन्हें वीएफएस से ऑर्डर्स जीतने हैं तो इन्हें कम प्राइस पे बिड करना होगा। तो ये क्या करते हैं कि प्राइस तो कम बिड करते हैं, लेकिन अपने एबिटा मार्जिन को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। वो एबिटा मार्जिन ऐसे इंप्रूव करते हैं कि ये पहले एक मॉडल पे काम करते थे जहाँ पे ये वैक सेंटर जो है वो थर्ड पार्टी को दे देते थे ऑपरेट करने को। अब वो थर्ड पार्टी को ना देके सेल्फ मैनेज कर रहे हैं, तो इनका वहाँ से एबिटा एक्सपेंशन आ रहा है। तो ये देखोगे आप नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन, जो कि पहले 2600 रुपीज़ थी, वो बढ़ के अब 3000 रुपीज़ के रेंज में आ गई है। वो इसलिए आ गई है क्योंकि ये अब मैनेज कर रहे हैं खुद से ही अपने बैक सेंटर्स, और ये नेट रेवेन्यू रखा है। तो पहले इन्हें शायद 10,000 रुपये मिलते थे एक वीज़ा फाइल को प्रोसेस करने में, बट अभी 8,000 रुपये मिल रहे हैं। बट पहले खर्चा जो आता था वो आता था 8,000 रुपये का, तो 10 - 8 अराउंड 10 - 7.5, तो अराउंड 2,600 रुपीज़ वहाँ बचते थे। अभी क्या है कि इन्होंने अपना पर एप्लीकेशन फ़ी कम हो गई है इनकी, 10,000 से 8,000 हो गई है, लेकिन इनका जो कॉस्ट है वो कम होके 7,500 से कम होके 7,000 या फिर 5,000 पे ही आ गया है। तो 8,000 माइनस 5,000, 3,000 रुपये। अब हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज पे देखोगे तो देखेंगे कि पहले पिछले क्वार्टर में FY 2025 के 78 करोड़ से किया था इन्होंने, अब वो बढ़ के 250 करोड़ हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया था आदिल फेडेलिस का, और उसकी रेवेन्यू जिसमें ऐड हो गया है। बट आप उसी टाइम पे देखोगे जो इनके एबिटा मार्जिन हैं वो 15% से गिर के 7.3% हो गए। पूरी कंपनी का प्लान ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो आएगी वो आएगी डिजिटल सर्विसेज से, और
जो एबिटा मार्जिन की एक्सपेंशन आएगा वो आएगा वीजा एंड काउंसलर सर्विसेज से। तो आपकी ग्रोथ तो आएगी ऐसे 50% 40% से, लेकिन एबिटा मार्जिन जो है वो भी 29% 28% रहेंगे। भाई पूरी इंडस्ट्री में, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। वो 8% CAGR से ग्रो कर रहे हैं। देन जो वीज़ा आउटसोर्सिंग मार्केट है एक्सेप्ट यूएसए, वो भी 14% से ग्रो कर रहा है। और जो काउंसलर सर्विसेज हैं वो भी 32% से ग्रो कर रहे हैं। तो इतनी हाई ग्रोथ रेट्स पूरी इंडस्ट्री की, और जिसमें बहुत ही कम प्लेयर्स हैं, दो ही प्लेयर्स हैं, लाइक VFS ग्लोबल है, देन BLS इंटरनेशनल और एक और प्लेयर है। तो ये जो ग्रोथ रेट्स हैं वो इन्हीं तीनों, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ ग्रोथ जो है वो इन्हीं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और आप वो इनके वीज़ा एप्लीकेशन उन्होंने कितना प्रोसेस किया उससे भी देख सकते हो कि लास्ट क्वार्टर उन्होंने किया है 9.83 और इस क्वार्टर में किया है 11.6 लाख एप्लीकेशंस प्रोसेस किए हैं। फिर ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक रूट से, लाइक इन्होंने आईडाटे को एक्वायर किया इटली, जर्मनी, चेक रिपब्लिक में अपने वैक्स खोलने के लिए और वहाँ पे टेंडर को में पार्टिसिपेट करने के लिए। सिमिलरली इन्होंने सिटीजनशिप में इन्वेस्ट किया, जो कि हेल्प करती है आपको दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप देने में। ये दुबई से ऑपरेट करते हैं इसमें, और ये इन पे मोस्टली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे कंट्री के गोल्डन वीज़ा के लिए, तो ये उसमें हेल्प करती है। देन आदिल फेडरलिस्ट सॉल्यूशन जो है वो डिजिटल सर्विसेज में इनका एक एक्विजिशन है, जो कि हेल्प करती है छोटे छोटे लोन्स देने में इंडिविजुअल्स को, और इनका काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अभी रेवेन्यू फोरकास्ट करते हैं हम लोग PLS इंटरनेशनल का फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर FY26। तो अब वीज़ा बिजनेस में गवर्न- जैसे कि हमने देखा कि इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो अराउंड 14% की है। तो मैंने एज्यूम किया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशली वो ग्रो करेंगे अराउंड 3% से। और मैनेजमेंट का ओवरऑल गाइडेंस रहता है कि वो 20 से 25% से ग्रो करेंगे। तो फिर यहाँ से अगर 14-15% ग्रो कर रहे हैं तो डिजिटल बिजनेस में अराउंड वो 25% पे ग्रो करेंगे, तभी ये 20-25% का फिगर मैच हो पाएगा। तो डिजिटल बिजनेस में मैंने एज्यूम किया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अराउंड 5% से ग्रो कर रहे हैं। सो मैंने वीज़ा बिजनेस में अभी 60 करोड़ का जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया Q1 में, उससे फिर Q2 Q3 Q4 के फिगर्स निकाले बाय ग्रोइंग एट 3%। तो कि मेरे को एक टोटल मिला 1924 का। सिंस इन्होंने अपने बोला है कि मैनेजमेंट ने बोला है कि एबिटा जो है वो मैक्स आउट हो चुके हैं वीज़ा बिजनेस के लिए एट 40%। तो मैंने कंसिडर करा है कि सब में 40% इन्हें एबिटा मार्जिन मिलेंगे। दैन डिजिटल बिजनेस में इनका जो रेवेन्यू आया है वो आया है 251 करोड़ इस क्वार्टर में, और मैंने उसे फिर सिक्वेंशली 5% से ग्रो किया है ओवर क्वार्टर्स। यहाँ पे मैंने अराउंड 7.3% इनका एबिटा मार्जिन लिया है। तो जो भी टोटल रेवेन्यू आता है, फिर मैंने उसे ऐड किया इन दोनों रेवेन्यूज़ को, और जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो आएगा अराउंड 3004 करोड़। और ओवरऑल एबिटा मार्जिन जो है वो आएंगे 28% के। वही मैंने अपने बेस केस में यहाँ पे लिया है 3004 करोड़। उससे मेरे को पता लगा कि इनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स इस साल 37% की आएगी, जो कि लास्ट ईयर 31% की थी। देन एट 28% एबिटा, मैंने इसका जो एबिटा कैलकुलेट किया वो आया अराउंड 872 करोड़। और सिमिलरली मैंने इस पूरी इनकी लास्ट ईयर मार्च 25 में जो भी रेवेन्यूज और जो भी लाइन आइटम्स हैं और इसकी वर्टिकल साइजिंग करी। वर्टिकल साइजिंग का मतलब होता है कि मैंने रेवेन्यू को 100% लिया, और उसके 100% पे फिर और एक्सपेंसेस या फिर एबिटा मार्जिन अदर इनकम का कितना परसेंटेज है। एक्सपेंसेस 1500 करोड़ के आए हैं और रेवेन्यू है 2000 का, तो ये अराउंड इसका 70% है, तो वही लिखा है 71%। इस वर्टिकल साइजिंग से मुझे पता लगेगा कि आगे चल के इनके अदर इनकम, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पैड PBT कैसा आएगा। वही मैंने किया कि इनका जो अदर इनकम है वो उस हिसाब से 4% ऑफ रेवेन्यू लिया, देन डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, फिर मैंने उसे इसमें एबिटा में माइनस कर दिया और मुझे PBT मिला। ये यूजुअली और कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं, तो इनका जो टैक्स रेट है वो अराउंड 11% का है। इससे मुझे नेट प्रॉफिट मिला अराउंड 751 फॉर बेस केस, जो कि ईयर ऑन ईयर जिनकी ग्रोथ है वो आएगी 48% की इनके प्रॉफिट मार्जिन में। उससे मेरे को EPS इनका मिला अराउंड 18 रुपीज़। अभी करेंटली इनका प्राइस टू अर्निंग्स सॉरी चल रहा है 35, तो मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे अराउंड उसका प्राइस मिला 638 रुपीज़, जो कि अभी के प्राइस
अराउंड 400 से अराउंड 56% ज़्यादा है। सिमिलरली मैंने बैड केस के लिए किया, मैंने अज्यूम किया कि इनका सेल्स ग्रोथ होगी 20% की होगी, और सिमिलर एक्सरसाइज करी इसके लिए, और मुझे एक नेट प्रॉफिट मिला 633 करोड़, जो कि 25% ईयर ऑन प्रॉफिट ग्रोथ है। सिंस इनकी प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी कम हो गई इनकी गाइडेंस से, जो कि 20-25% है, और लास्ट ईयर से भी थोड़ी सी कम हो गई, तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो मैंने अज्यूम करा कि यहाँ पे 22 मिलेगा, और उससे उनके प्राइस निकल गया कि 338 करोड़, जो कि अराउंड 17-18% कम है करंट प्राइस के लेवल से। सिमिलर एक्सरसाइज मैंने क्वार्टरली बेसिस पे भी किया, वर्टिकल साइजिंग करके उनका क्वार्टर रेवेन्यूज निकाला। सिंस मैंने पहले ही क्वार्टरली रेवेन्यू निकाले थे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसे मेंशन कर दिया, वर्टिकल साइजिंग करके मैंने नेट प्रॉफिट निकाल दिया। तो फिर मुझे एक आइडिया मिल गया कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कैसा आएगा, 50%, 34%, 58%। तो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि क्वार्टर 4 में जाके इनकी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएंगी, वो होगी 14% की। तो मेरे को एक ट्रिगर मिल जाएगा कि मुझे Q3 के बाद, रिजल्ट्स के बाद, मुझे शायद अपनी पोजीशन को कम करना है या फिर पूरा एग्जिट ले लेना है, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे आके ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएंगी, और यहाँ पे कम हो जाएंगी तो मार्केट इसे पॉजिटिवली नहीं लेगा। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, और वो बेसिस होती है उसके एंटीथीसिस पे। सिंस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ लाने के लिए इन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो इनका मेजॉरिटी अभी स्पेन से आता है से, और ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जीत पाए, तो हो सकता है कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ ही ना आ पाए, और रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर वो स्टॉक चलेगा नहीं। फिर इनके जो हाई कंसंट्रेशन है वो स्पेन में, जो कि अगर स्पेन से अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंडिया का, तो उनके रेवेन्यूज़ पे मटेरियली इम्पैक्ट कर सकता है। देन रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चेंजेस में ये होता है जैसे कि ये कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं और बिडिंग कर रहे हैं, तो इनका जो वीज़ा, अगर गवर्नमेंट ने ही बोला कि हम लोग इनकी वीज़ा फीस कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इनके रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे, तो एक वो रिस्क रहता है। देन पूरे वीज़ा या फिर पूरे ट्रैवल इंडस्ट्री में सीजनैलिटी होती है, इसमें Q1 Q2 स्ट्रांग होते हैं, और हो सकता है कि कोई भी पैंडमिक या पॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक स्लो डाउन आ सकता है। ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर जो है ना, वो वीएफएस के पास है, और बीएलएस इंटरनेशनल के पास, वीएफएस के पास अराउंड 50% है, तो वीएफएस के पास अराउंड 15-20% है। वीएफएस क्या है कि और कॉम्पिटिटिवली compete कर सकता है, और इस इंटेंस कंपटीशन की वजह से ये हो सकता है कि इन्हें उस प्राइस पे बिड ना मिले, या फिर उनके नेट रेवेन्यूज जो हैं वो उससे कम हो जाए। देन ये जो कंपनी है ना, वो मल्टीपल करेंसीज में ऑपरेट करती है, तो हो सकता है कि ये वेनेजुला या फिर ऐसे कंट्री के लिए ऑपरेट कर रही है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो फिर वो एक करेंसी रिस्क रहता है इस पूरे बिजनेस में। देन टेक्नोलॉजी डिसरप्शन हो ही सकता है कि कोई गवर्नमेंट खुद बोले कि मैं खुद ही टेक्नोलॉजी स्टैक बना लूँगा, खुद ही वैक्स सेंटर्स बना लूँगा, मुझे इसे आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये वीज़ा प्रोसेसिंग का एक सेंसिटिव डेटा है, तो वो खुद से भी कर सकता है, तो एक टेक्नोलॉजी डिसरप्शन का भी रिस्क रहता है। इधर ये एक रिस्क हीट मैप दिया हुआ है, इसमें बताया कि इम्पैक्ट कितना होगा इनके बिजनेस पे, और अगर प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सीजनल एंड वॉल्यूम वॉलेटिलिटी की अगर देखें, प्रोबेबिलिटी हाई है, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अगर इनकी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लूज हो जाए, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी भी हाई है, और इम्पैक्ट तो उसका बहुत ज़्यादा पड़ेगा ही। तो ऐसे ही आप इन सारे रिस्क को देख सकते हो इनके रिस्क हीट मैप के थ्रू। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, आप इसे देख सकते हो। तो ये मेरी वेबसाइट है, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट, and my channel is fairly new, and I request all of you to please like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next video.